नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को किस चीज के बारे में जानना है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। ग्रुप 18 की शुरुआत बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर रखी है और ग्रुप 18 में हम लोगों ने पढ़ा था किन किन चीजों के बारे में कि ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो क्लियर सी बात है, ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन पाया जाता है और इन सारे के सारे एलिमेंट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, नोबल गैस। और साथ ही साथ इन नोबल गैसेस को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों इन सारे एलिमेंट को इनर्ट गैस? क्योंकि इन सबों की केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो काफी कम होती है। अब सवाल आता है कि कोई भी एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग क्यों लेता है? तो कोई भी एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में तीन वजहों से भाग लेता है सामान्य तौर पर। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेने का जो सबसे पहला वजह होता है उसका इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दरअसल हर एक एलिमेंट के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, जैसे कि 2s1 हो गया, 3p5 हो गया, 3p4 हो गया, 3p3 हो गया। यानी कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप लोग गौर करोगे ग्रुप 18 को छोड़कर तो उन सबों में बैलेंस सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीट रहता है। तो उसे कंप्लीट करने के लिए हर एक एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है। एक तो पहला वजह ये होता है। दूसरा वजह, जब कोई भी एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है, अगर आप लोग ध्यान से देखो कि अगर ये एलिमेंट एक्स है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग ले रहा है, तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा एक्स माइनस, और या तो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा यानी कि एक्स प्लस प्लस ही। यानी कि जब भी कोई एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कोई भी एलिमेंट तब करेगा जब उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या रहे, लो। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर किसी एलिमेंट का लो रहेगा तभी तो वो उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो क्या होगा बच्चों, वो आयन में कन्वर्ट होगा, यानी कि एलिमेंट जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेगा। लेकिन एक और केस होता है, वो क्या कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई रहे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होने का मतलब है कि या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेकर एक्स माइनस बनाएगा। तो ऐसा कब होगा बच्चों? जब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या रहे, हाई, यानी कि उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहे, तभी जाके वो एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? तीन बातों को बताया कि सामान्य तौर पर कोई भी एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है तो उसका पहला वजह होता है कि उस एलिमेंट का वैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट होता है, जिसके वजह से वो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले देकर अपना स्टेबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि वो रिएक्शन में भाग लेता है। अब इलेक्ट्रॉन लेने या देने के लिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी लो रहेगा तभी तो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई रहेगा तभी तो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो क्लियर हम लोगों ने समझा कि कोई भी एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग क्यों लेता है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये था कि नोबल गैस जो होता है ना वो केमिकली इनर्ट होता है, यानी कि वो केमिकल कॉम्बिनेशन में या केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है या नहीं लेता है? नहीं लेता है। इनर्ट बोलने ही का मतलब हुआ, नोबल गैस को इनर्ट हम लोग बोलते ही इस वजह से हैं क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग नहीं लेता है। तो हम लोगों को इसे यहाँ पूछा जाता है कि व्हाई नोबल गैसेस डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहला जवाब तो वही हो जाएगा कि किसी भी नोबल गैस, जैसे आप लोग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हीलियम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1s2। नियॉन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p6। आर्गन का क्या होता है? 3s2 3p6। क्रिप्टन का देखोगे तो 4s2 3d10 4p6। जीनॉन का देखोगे तो 5s2 4d10 5p6। और रेडॉन का अगर आप लोग देखोगे तो 6s2 4f14 5d10 6p6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अलग अलग नोबल गैस जो है, अलग अलग नोबल गैस में किसी भी नोबल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट नहीं है, यानी कि हर एक नोबल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली कंप्लीट है, यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ है। तो वाजिब है जब हर एक नोबल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से भरा हुआ है, कंप्लीट है, स्टेबल है, तो वो क्यों
केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेके खुद को अनस्टेबल बनाएगा। तो एक वजह ये हो जाता है कि व्हाई नोबल गैस डज नॉट टेक पार्ट इन या कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। दूसरा सवाल होता है या दूसरा जवाब जो होता है इसके इनर्टनेस का, ये होता है कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। इवन हीलियम की अगर हम लोग बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका माना जाता है बच्चों? हीलियम का। और ऐसे बाकी सारे नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। चूंकि नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है तो नोबल गैस जो है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा नहीं, क्योंकि नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा और उतना एनर्जी आएगा कहां से? इस वजह से नोबल गैस केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग ही नहीं लेता है। तीसरा वजह ये भी होता है कि नोबल गैस है वेरी लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि अगर नोबल गैस में हम लोग सोचें कि वो इलेक्ट्रॉन लेके Ng- बनाए तो ऐसा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि नोबल गैस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता ही नहीं है और उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होता है बच्चों, या बहुत ज्यादा बहुत कम। इस वजह से नोबल गैस केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग नहीं लेता। तो शॉर्टकट में हम लोग तेजी से याद कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला वजह क्या होता है इनर्टनेस का? तो सबसे पहला वजह होता है कि नोबल गैस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से फुल रहता है, यानी कि वो स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। दूसरा वजह क्या होता है? इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तीसरा वजह होता है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अब हम लोग अगले हिस्से में बढ़ते हैं और अगला हिस्सा कुछ नहीं है, वो सोच है। और सोच क्या है जानते हो तुम लोग? तो सोच ये है कि 1962 तक, यानी कि 1962 तक हर व्यक्ति ये सोचता था, इवन साइंटिस्ट वगैरह, कि जितने भी नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये ऊपर जो डिस्क्राइब वजह है, तो उन वजहों के वजह से ये सब केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग नहीं लेता है। तो क्यों कोई साइंटिस्ट अपना समय बर्बाद करेगा, क्यों कोई केमिस्ट अपना समय बर्बाद करेगा? यानी कि इन सारे नोबल गैसेस पर कोई सीरियस अटेम्प्ट लिया ही नहीं गया था। सीरियस अटेम्प्ट करने का मतलब क्या हुआ कि लैब में इन सारे नोबल गैसेस पर कोई खास एक्सपेरिमेंट करके अपना कोई समय बर्बाद नहीं करता था। समय बर्बाद करने का मतलब कि जब सब लोग जाना कि ये सारा नोबल गैस केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेगा ही नहीं, जब भाग लेगा ही नहीं तो क्यों अपना समय बर्बाद करेगा? यानी फिर इन सारे नोबल गैसेस पर कोई एक्सपेरिमेंट करा ही नहीं जाता था। कब तक? 1962 में। लेकिन 1962 के बाद एक जबरदस्त साइंटिस्ट का जन्म हुआ और उन साइंटिस्ट का नाम था बच्चों, अभी के अभी याद कर लो आप लोग, वो था N-B-A-R-T-L-E-T-T। याद हुआ? एन बार्टलेट। बार्टलेट मतलब आप समझ लो B-A-R-T-L-E-T-T। तो एन बार्टलेट नाम से कोई साइंटिस्ट हुआ करता था। कब? 1962 के जन्म उनको पहले ही हो गया था, लेकिन 1962 में एन बार्टलेट ने ये पता करा कि कुछ कुछ नोबल गैस भी केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है। वो कैसे? तो आप लोग जानो सबसे पहले कि दो एलिमेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस रूप में रहता है बच्चों एलिमेंटल स्टेट में? O2। और दूसरा एलिमेंट जो है दैट वन इज ज़ीनॉन, ठीक है ना। अगर तुम लोग ऑक्सीजन के आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो बच्चों, तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी होता है 1175 किलो जूल पर मोल, याद रहेगा। और ज़ीनॉन का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है दैट इज अबाउट 1170 किलो जूल पर मोल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो ये आयनाइजेशन एनर्जी मैंने लिखा है ना, जैसे कि ये ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी 1175, तो याद रखना ये O2 का है, O का नहीं है। O का आयनाइजेशन एनर्जी अलग होता है। ये O2 से इलेक्ट्रॉन निकालने में 1175 किलो जूल लगेगा और ज़ीनॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में 1070 किलो जूल लगेगा, जो कि काफी ज्यादा है। इसको ये नहीं समझ लेना कि बहुत कम वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है ये। तो एन बार्टलेट क्या किया? एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया और वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था प्लैटिनम फ्लोराइड, PTF6। क्लियर है? तो PTF6 इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जैसे उन्होंने O2 को ट्रीट किया, यानी कि 1962 में कोई नोबल गैस उन्होंने लिया नहीं था, एन बार्टलेट ने ऑक्सीजन लिया था। और ऑक्सीजन को जैसे O2F6 के साथ ट्रीट किया तो O2 से इलेक्ट्रॉन निकल के PTF6 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्या हो गया? O2 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? O2 प्लस, और यहाँ पर PTF6 पर क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों? माइनस चार्ज आ जाएगा ना। तो ऐसा रिएक्शन हुआ और ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना। ये जो सब्सटेंस है ना, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, इस बात को याद रखना। O2 प्लस जो है कैटायन हो गया, PTF6 जो है एनायन है, और ये जो एक तरह का आयनिक कंपाउंड है और एक तरह का आयनिक कंपाउंड हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता ही है, इसमें कोई शक है क्या? तो ये रिएक्शन उन्होंने करा था, यानी कि उन्होंने कोई नोबल गैस का कोई रिएक्शन नहीं करा था, उन्होंने ये वाला रिएक्शन करा था कि PTF6 को O2 के साथ ट्रीट किया
तो उन्होंने देखा कि O2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है, जबकि O2 जिसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होने के बावजूद PtF6 में ये ताकत होता है कि वो PtF6 जो है O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, ठीक है ना। तो जब उन्होंने देखा कि O2 से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और O2 का आयनाइजेशन एनर्जी 1175 किलो जूल है, तो O2 के जगह अगर हम लोग जिनॉन यूज कर लें तो जिनॉन भी सिमिलर रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि जिनॉन का आयनाइजेशन एनर्जी तो उससे थोड़ा सा कम ही है, कंपेरेबल है लेकिन उससे थोड़ा कम ही है। तो सोचा कि जब सोच ऐसा है तो ट्राई करने में क्या जाता है, तो उन्होंने ट्राई करा। और ट्राई क्या करा उन्होंने कि यहाँ पर PtF6 जो था, PtF6 तो उन्होंने रखा ही, लेकिन O2 के बजाय उन्होंने क्या इस्तेमाल कर लिया, जिनॉन। और आप लोग देख लो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना था, 1175 किलो जूल पर मोल, और इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना था बच्चों, 1170 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। याद रखना, बार बार बोल रहे ये O2 का है, O का नहीं है। तो खैर जो भी है, तो यहाँ पर जिस तरह O2 से O2 प्लस बन गया, यहाँ पर भी देखा गया कि सिमिलर रिएक्शन हुआ, जिनॉन से Xe प्लस बन गया, और ये जो जिनॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वही इलेक्ट्रॉन PtF6 ले लिया। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, PtF6 माइनस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिनॉन को जब हम लोग PtF6 के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा आयनिक कंपाउंड बनता है, या जो कंपाउंड है वो किस नेचर का कंपाउंड है, आयनिक है कि कोवैलेंट है या कैसा कंपाउंड है। तो आप लोग याद रखना वो आयनिक कंपाउंड है कौन सा, Xe प्लस और PtF6 माइनस। ये आयनिक कंपाउंड है जिसमें जिनॉन कैटायन के रूप में रहता है और PtF6 जो है वो एनायन के रूप में रहता है, ठीक है ना। और ये चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होगा कि नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल होगा, है ना। तो ये जो अवधारणा था 1962 के पहले कि प्रायर ऑफ 1962 इट इज थाउट दैट नो एनी नोबल गैस टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो अवधारणा है ये गलत साबित हो गया, क्योंकि एक भी नोबल गैस जो यहाँ पर ये जिनॉन जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लिया ना, क्योंकि होता क्या था ना, ये मन में बिठा लिया लोग, जैसे आप लोग मन में बिठा लियो कि मेरे से कुछ नहीं होने जा रहा है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही 1962 के पहले हर कोई अपने मन में बिठा लिया कि भाई नोबल गैस तो केमिकल रिएक्शन में भाग ही नहीं लेगा, तो नोबल गैस जब केमिकल रिएक्शन में भाग ही नहीं लगा तो क्यों अपना टाइम खोटी करे। तो इसी वजह से उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं करा गया। लेकिन जैसे ये वाला रिएक्शन हुआ, यानी कि PtF6 को जिनॉन के साथ ट्रीट करा के जिनॉन ने कंपाउंड बनाया, तो ये अवधारणा गलत साबित हो गया कि कोई भी नोबल गैस रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता। चूंकि नोबल गैस केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, ये वाला नोबल गैस केमिकल रिएक्शन में भाग लिया ना, तो बहुत सारा अब सीरियस अटेम्प्ट लेना शुरू हो गया कि अब जैसे एगो हो गया तो इंसान का नेचर तो आप लोग जानते ही हो, एगो साइंटिस्ट ने खोजा तो धाए धाए सब लोग उसी के फील्ड में दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि हम भी कुछ नया डिस्कवरी करेंगे, हम भी नया डिस्कवरी करेंगे। और बच्चों जानो कि आज के डेट तक हर एक नोबल गैस का कोई ना कोई कंपाउंड हम लोग जानते हैं। अब हर एक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि ये जो है हीलियम, नियॉन और आर्गन, याद रहेगा हीलियम, नियॉन और आर्गन का आज के डेट तक कोई कंपाउंड मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला। यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन आज के डेट तक तुम लोग बनाना, तुम लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड सब हो, तुम लोग बाद में फिर इसमें डिस्कवरी करना, लेकिन डिस्कवरी करोगे हमको बता देना कि हम भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आज के डेट में हीलियम, नियॉन और आर्गन कोई भी कंपाउंड नहीं नोन है। क्रिप्टन का एक कंपाउंड नोन है। क्रिप्टन का कितना कंपाउंड नोन है बच्चों, एक, एंड दैट कंपाउंड इज KrF2, ठीक है। यानी कि आज के डेट में तक इस KrF2 के अलावे और कोई क्रिप्टन का कंपाउंड हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं बच्चों, नहीं जानते। यानी कि एक ही कंपाउंड क्रिप्टन का आज के डेट तक नोन है। जिनॉन का अगर बात करें, ये जो जिनॉन देवता है, इस ये जो शुरुआत करा था, जिनॉन से ना शुरुआत करा था ये वाला रिएक्शन जो भी हम लोगों ने देखा PtF6 के साथ, तो जिनॉन जो है कई सारा कंपाउंड आज के डेट में बना सका। फ्लोरीन के साथ XeF2, XeF4, XeF6, पता नहीं स्क्रीन के बाहर जा रहा है क्या, कि जो भी है XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, XeO2F2, XeOF4, XeO3 वगैरह वगैरह कई सारा कंपाउंड ये बनाता है। ये तो न्यूट्रल है, आयन वगैरह भी कई सारा बनाता है। यानी कि लेकिन एक चीज गौर कर रहे होगे कि ये जितने भी कंपाउंड है उसमें या तो फ्लोराइड है, दिखा, या तो फ्लोराइड है, या तो ऑक्सीफ्लोराइड है ना, और या तो ऑक्साइड है, ठीक है। तो यानी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे माना जाता है, ये माना जाता है फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिनॉन जो है फ्लोरीन के साथ तो कंपाउंड बनाता ही है,
और उसके बाद होता है क्लोरीन और ऑक्सीजन, मान लो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्लोरीन के साथ नहीं बनाता है। क्यों? क्लोरीन जो होता है ना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन साइज क्लोरीन का बड़ा हो गया ना, इसलिए क्लोरीन के साथ बहुत ये नहीं ही दिखता है क्लोरीन के साथ कंपाउंड। तो उसके बाद ऑक्सीजन के साथ बनाता है। ऑक्सीजन जो होता है ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और साइज भी काफी छोटा है, इस वजह से फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होता है ये इन दोनों में एबिलिटी होता है कि जिनॉन को ऑक्सीडाइज कर सके और जिनॉन के साथ कई तरह का कंपाउंड बना कर सके। किस वजह से? ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल साइज। ओके स्टूडेंट, अब बच जाता है नेक्स्ट तो नोबल गैस है, वो है क्या? रेडॉन। तो रेडॉन के बारे में ये देखा जाता है कि रेडॉन का कोई कंपाउंड वगैरह आज के डेट में हम लोग जानते नहीं है, यानी कि आज तक तो ऐसा कोई रेडॉन का कंपाउंड देखने को नहीं मिला। क्यों? तो क्योंकि इसके रेडियो एक्टिव बिहेवियर के वजह से। लेकिन रेडियो ट्रेसर टेक्निक, रेडियो TRACERTECHNIQUE, तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक के द्वारा रेडॉन का एक आध गो कंबाइंड फॉर्म जो कि अपने आप डिकम्पोज होकर किसी और चीज, मतलब स्टेबल नहीं अनस्टेबल चीज को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या क्या जाने बच्चों? हीलियम, नियॉन और आर्गन का एक भी कंपाउंड नहीं हम लोग आज के डेट तक हम लोग जानते हैं। क्रिप्टन का एक कंपाउंड हम लोग जानते हैं, दैट वन इज KrF2। ज्यादातर कंपाउंड जिनॉन का होता है। और क्यों होता है जिनॉन का? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। और रेडॉन का तो भी कंपाउंड आज के डेट तक नहीं आइसोलेट करा जा सका है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वजह वही होता है आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे हीलियम है अपने पास, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और ये क्या है बच्चों? रेडॉन। तो इन सारे नोबल गैसेस की अगर बच्चों आप लोग बात करो तो इन सबों में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। और अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये सबका सब केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है कि नहीं लेता है? नहीं लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है कंपैरेटिवली, यानी कि ऐसे तो सबका सब केमिकली इनर्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली केमिकल रिएक्टिविटी किधर ज्यादा होगा? रेडॉन की तरह। रेडॉन चूंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होने की वजह से रेडॉन को हम लोग स्किप मार देते हैं। तो रेडॉन को जब हम लोग छोड़ देंगे तो उसके बाद बताओ तो इन सबों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? जिनॉन। इसी वजह से जिनॉन का अच्छा खासा कंपाउंड देखने को मिलता है। उसके बाद उससे कम रिएक्टिव होगा कौन? क्रिप्टन। इसलिए इसका एक ही कंपाउंड KrF2 दिखता है। और ये तीनों इतना कम रिएक्टिव होता है कि इवन आज के डेट तक इसका कंपाउंड आइसोलेट करा जा सका है कि नहीं करा जा सका है बच्चों? नहीं करा जा सका। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये चीज भी ध्यान रखना क्योंकि साइज नीचे बढ़ रहा है इस वजह से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। याद रहेगा ना कि आयनाइजेशन एनर्जी कम और साइज ज्यादा होने की वजह से जिनॉन सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है और कई तरह के कंपाउंड को बनाता है। और दरअसल चैप्टर में हम लोग जिनॉन के कंपाउंड के बारे में ही देखेंगे। ठीक है ना? तो इवन हेडिंग हो गया क्या चीज? कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले जाना बच्चों कि जो जो 480 पिक्सल्स में देखो, जो मोबाइल में देख रहे हो वो 480 पिक्सल्स में देखो, जो लैपटॉप में देख रहे हो लैपटॉप में आप लोगों को मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स आता होगा। तो वहां पर कैसे जाओगे? तो ये आपका मोबाइल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन में हमेशा बोलते हैं वीडियो देखने, कारण बताओ कि ये जो इस तरह से मोबाइल को इस मोड में आप लोग देखोगे तो हम तो इतने सामने आप लोगों को दिख रहे होंगे ये ऊपर लगा में, और नीचे जो है आप लोगों को डेविएट करने के लिए यूट्यूब बहुत सारा वीडियोस न्नीचे इस तरह से दिखाते रहता है। यहाँ पर आ रहा है वो कि आइए जिंदगी में कैसे आप तत्पर रहें, आइए कैसे पढ़ाई में मन लगाएं, न्यू रिलीज वगैरह वगैरह, सुशांत सिंह का वजह, कम समय में ज्यादा खाना आप कैसे पचाएं। तो इस तरह का बहुत सारा वीडियो नीचे आ रहा है तो वो आपको डेविएट करेगा। यहाँ पर हम खड़ो रहेंगे ना तैयो आप इधर टिक 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 चले जाइएगा। लेकिन इस मोड में अगर आप देखिएगा तो इस मोड में नीचे आप लोगों को डेविएट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो इसलिए प्लीज इस वाले मोड में आप लोग वीडियो हमेशा देखा करो, इवन आदत बना लिया करो कि डेविएशन से बचो। दूसरा चीज, यहाँ जो पिक्सल है यहाँ पर जाओगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा और उस क्वालिटी के ऑप्शन में से मैक्सिमम पिक्सल जो भी आपके मोबाइल में आ रहा होगा वो आपके मोबाइल के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आईपैड में देखोगे तो वो 720 पिक्सल्स पर आ जाता है। क्या बोल रहे थे? तो वो जहां पर हो, आप लोग लैपटॉप में देख रहे हो, पैड में देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो, जहां देख रहे हो क्वालिटी के ऑप्शन को इम्प्रोवाइज करके देखो। ठीक है ना? तो बच्चों अब आते हैं कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन पर। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जिनॉन जो होता है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन्हीं दोनों के साथ कंपाउंड बनाता है। और कंपाउंड कितने तरह का होगा बच्चों?
एक जो फ्लोरीन के साथ बाइंडिंग कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लोराइड्स। और पहले याद कर लो आप लोग कि जिनॉन कितने तरह का फ्लोराइड बनाता है, तो 3 ही तरह का, XeF2, XeF4 और XeF6। याद हो गया कि जिनॉन 3 ही तरह का फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6। याद करना है, यहाँ समय इसीलिए लेते हैं, एक ही चीज को दोहरा रहे हैं। ये प्रोफेशनल वीडियो अगर यूट्यूब पर रहता ना, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का पहला नियम होता है कि एक चीज को दोबारा कभी नहीं बोलो, नहीं तो वीडियो बोरिंग होता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी 2 बार 3 बार क्या 50 बार एक बात को इसलिए बोलते हैं कि क्लासरूम की तरह बच्चों, क्योंकि आप लोग मेरे पर फेथ कर रहे हो, फेथ कर रहे हो, तो 2 बार करेंगे तो ऐसा थोड़े हो भाग जाओगे। तो भागो या नहीं भागो, उससे क्या लेना देना है कि 2 या 3 बार सुनोगे तो शायद आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, याद ही करवाना है। तो ये जिनॉन जो होता है 3 तरह का फ्लोराइड बनाता है, कौन कौन, याद करो, XeF2, XeF4 और XeF6, ठीक है ना। तो 3 तरह का फ्लोराइड है। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ ये कंपाउंड बनाता है, और ऑक्सीजन के साथ क्या चीज बनाएगा बच्चों, ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑक्साइड जो होता है ये एक ही तरह का बनाता है, दैट इज XeO3। याद हो गया कि ऑक्साइड एक ही तरह का बनाता है, कौन, XeO3। अब जो ऑक्सीफ्लोराइड बनाएगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों रहेगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, ऑक्सी FLUORID। तो ऑक्सीफ्लोराइड कौन कौन होता है, तो ऑक्सीफ्लोराइड बहुत सारा हो सकता है, XeOF2, ठीक है, XeOF4, XeO2F2, ठीक है ना। तो इस तरह का 3 ही मान के चलो कि ये 3 तरह का ऑक्सीफ्लोराइड होता है, कौन कौन, XeOF2, XeOF4 और XeO2F2। इसके अलावा कभी कभी आयंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आयंस में तो लिमिट नहीं है, जैसे कि XeF2 है, उसमें एक F माइनस आप लोग जोड़ दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, XeF3 माइनस, ऐसा होगा ना, F माइनस जोड़ो या F माइनस निकाल लो इसमें से, तो XeF प्लस ऐसा भी हो सकता है। XeF4 है, उसमें एक F माइनस जोड़ दो, क्या बन जाएगा, XeF5 माइनस, या इसे एक F माइनस निकाल लो तो क्या हो जाएगा बताओ, तो XeF3 प्लस, ठीक है ना। तो इस तरह का कई तरह का आयन भी बन सकता है, जो कि आप लोग खुद से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन में, तो कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लोराइड्स, FLUORIDES, फ्लोराइड्स ऑफ किसका, जिनॉन का। कि जिनॉन का फ्लोराइड जो है वो क्या क्या होता है बच्चों, संडे को टेस्ट है, ध्यान से कॉपी अभी से याद कर लो, एबीसी का जितना ऑब्जेक्टिव है वो बना लो, और शायद ई सीरीज एम सीरीज मैंने भेज रखा है सारा ग्रुप 16-17 का, तो वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो फ्लोराइड्स ऑफ जिनॉन तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि 3 ही तरह का रहता है, कौन कौन, XeF2, XeF4 और XeF6, ठीक है। तो इन सारे फ्लोराइड को, अलग अलग फ्लोराइड जो होता है अलग अलग कंडीशन में बनता है। तो मेरे ख्याल से अभी जो यहाँ पर रिएक्शन में लिखने जा रहा हूँ, इन रिएक्शंस को आप लोग देखकर याद भी करते चले जाओ, इन जो भी कंडीशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। XeF2 कैसे बनता है, तो जिनॉन, सबसे पहले तीनों जो होता है ना डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि जिनॉन और फ्लोरीन को डायरेक्ट ट्रीट करोगे, कोई दूसरा कंपाउंड इंटरमीडिएट विडिएट नहीं है, सीधे बनता है। कंडीशन अलग अलग होता है, जैसे कि XeF2 आप लोग बनाओगे तो यहाँ जिनॉन 2:1 पोर्शन में रहना, कि यानी कि 2 भाग जिनॉन होना चाहिए और 1 भाग फ्लोरीन रहेगा। इसको निकेल ट्यूब में आप लोग पास कराओगे, क्या चीज में पास करा रहे हो बच्चों, निकेल ट्यूब। अब टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो टेम्परेचर 673 केल्विन, 673 केल्विन, और प्रेशर सिंपल जो है 1 बार ही है, तो बन जाता है XeF2। 2 मिनट हम रुकेंगे क्योंकि याद करवाना है, तो याद कर लियो अभी बच्चा जल्दी से। जिनॉन फ्लोरीन को सीधे हम लोग ट्रीट करवाएंगे, कितना मिक्सचर होना चाहिए, 2:1, निकेल ट्यूब के थ्रू पास करवा रहे हैं, मतलब एक ट्यूब है निकेल का, इधर से जिनॉन और फ्लोरीन का मिक्सचर पास हुआ, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर पर, 1 बार प्रेशर है 673 केल्विन, और इधर से क्या बन के निकलेगा, XeF2। लेकिन इस बात को भी याद रखना कि ये पूरा का पूरा XeF2 में नहीं कन्वर्ट होता है, इधर से जिनॉन और फ्लोरीन का मिक्सचर जैसे तुम ले जाओगे ना, तो इसका 20% या 10% के आसपास XeF2 में कन्वर्ट होता है, और बाकी जिनॉन और फ्लोरीन भी बचा हुआ रहता है। यही जिनॉन फ्लोरीन को फिर से ट्रीट करोगे तो वगैरह वगैरह बनेगा। और ये भी याद रखना है, यहाँ XeF2 के अलावे भी रियल में जब रियल एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो वहाँ XeF4 और XeF6 भी थोड़ा बहुत मतलब कम मात्रा में मिक्सचर के रूप में रहता है। और तो इन सबको, आयनिक सॉलिड होता ही है, तो इन सबको हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन वाले मेथड से अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दूसरा रिएक्शन है, इसमें भी जिनॉन और फ्लोरीन को डायरेक्ट ही हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, बस कंपोजिशन बदल जाता है। कंपोजिशन यहाँ पर हो जाता है 1:5, और यहाँ पर 2 बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा है ये 1:5 मोलर रेशियो में, यानी कि 1 हिस्सा रहेगा जिनॉन और 5 हिस्सा क्या चीज का रहेगा, फ्लोरीन का।
और यहाँ पर भी इसको निकेल ट्यूब से ही पास कराते हैं। कितना? तो 873 केल्विन और 7 बार प्रेशर। प्रेशर देखो यहाँ बढ़ गया तो क्या बन जाएगा बच्चों? XeF4। काम वही है कि इस तरह से निकेल का ट्यूब है और इधर से हम लोग क्या चीज का मिक्सचर पास कर रहे हैं? जिनॉन और फ्लोरीन का। और जैसे मिक्सचर पास होगा तो इधर से क्या चीज बनेगा? XeF4। और ये अंडरस्टूड है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि XeF4 के अलावे भी यहाँ पर कई तरह के XeF2 XeF6 इम्प्यूरिटीज के रूप में रहेगा और जिनॉन फ्लोरीन भी रहेगा। यानी कि 100% ऐसा नहीं होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट प्रोडक्ट में, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर Xe और F2 को 1:20 मोलर कंपोजिशन में, यानी कि एक हिस्सा जिनॉन और 20 हिस्सा फ्लोरीन को वही निकेल ट्यूब में ही NiCkeL ट्यूब, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वो कम होता है 573 केल्विन और प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है 60 से 70 बार प्रेशर। तो बन जाता है क्या बच्चों? XeF6। याद है सेम वही काम कि निकेल ट्यूब है, इससे जिनॉन और फ्लोरीन के मिक्सचर को पास करेंगे तो इधर से क्या निकलेगा? XeF6। ऐसा नहीं पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसा नहीं, ध्यान रखना है उसमें XeF2 और XeF4 भी इम्प्योरिटी के रूप में रहेगा, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? XeF6। 1 मिनट लेके याद कर लेते हैं। XeF2 XeF2 XeF2, पहले में भी XeF2, दूसरे में भी, तीसरे में भी। अंतर क्या है बच्चों? यहाँ 2:1, यहाँ 1:5, यहाँ 1:20। याद करो 2:1, 1:5, 1:20। इतना कंपोजिशन में अगर ट्रीट करोगे तो सब निकेल ट्यूब में ही है। पहला में टेम्परेचर 673, दूसरे में 873, तीसरे में 573, ठीक है ना। 673, 873, 573। प्रेशर भी याद कर लो जल्दी, 1 बार, 7 बार और यहाँ 60 से 70 बार। तो इतना प्रेशर पे ट्रीट करोगे, बाकी अलग अलग तरह का प्रोडक्ट, एक में XeF2, एक में XeF4 और एक में क्या बन जाता है बच्चों? XeF6। ये सबका सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि XeF2 है, XeF4 है और XeF6 है, इन सबों में ऑक्सीडाइजिंग पावर किधर ज्यादा होगा? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है XeF6 का ज्यादा होगा। और ये तगड़ा फ्लोरेटिंग एजेंट भी होता है, यानी कि फ्लोरेटिंग FLUORATING फ्लोरेटिंग एजेंट या पावर भी बोल सकते हो। किधर ज्यादा होगा बताओ? XeF6 की तरह। और इवन XeF4 और XeF6 अच्छा तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग और फ्लोरेटिंग एजेंट भी माना जाता है। और इस चीज को तो बच्चों याद रखना ही कि ये जो 3 कंपाउंड है, कौन सा 3 कंपाउंड है? XeF2 XeF4 और XeF6 जो है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। याद रहेगा, ये कलरलेस। कॉपी में लिखते जाना, ये सब नहीं मिलेगा नोट्स में, वो हाई क्वालिटी का नोट्स आप लोगों को भेजा जा रहा है, वो इसलिए कि पहले मैंने बताया था आप लोग भी अपना दिमाग लगा पाओ उसमें। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन तुरंत से सबलाइम हो जाता है, यानी कि इवन 298 केल्विन समझते हो ना, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही 298 केल्विन पर ये इजिली सबलाइम। सबलाइम मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे सॉलिड है, XeF2 क्या है? सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड घर में लाए और जैसे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, 298 केल्विन मतलब क्या? 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, तुरंत से ये वेपर में कन्वर्ट है। लिक्विड नहीं, सीधे सीधे क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? ये वेपर में। तो ये कहानी होती है क्या? फ्लोराइड्स की। और एक बात तो याद रखना ही कि ये जितना भी फ्लोराइड आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सब का सब इजिली हाइड्रोलाइज, इजिली HYDROLYSE। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन ऑल ऑफ देम। यानी कि इन सबों में चूंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो उसी वैकेंट डी ऑर्बिटल की मौजूदगी की वजह से ये जितना भी फ्लोराइड है ये सब हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रोलाइज होकर क्या प्रोडक्ट बनाता है वो आगे देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली हाइड्रोलाइज होकर ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है। तो ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड का प्रिपरेशन एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस के बाद ही करा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जितने भी फ्लोराइड होते हैं ये अच्छा फ्लोरेटिंग एजेंट है, यानी कि XeF2 XeF4 XeF6 ये सब का सब अच्छा फ्लोरेटिंग एजेंट है। और भी लिख देते हैं यहाँ XeF2, यहाँ भी लिख देते हैं XeF2 XeF4 XeF4 XeF6 XeF6। इतना क्यों लिख रहे हैं? आप लोगों को याद करवाने? नहीं नहीं नहीं, नहीं। 3 रिएक्शन दरअसल सबका लिखेंगे। आप लोग ध्यान से देखो, 3 से ज्यादा लिख दिए क्या? होना तो नहीं चाहिए। ये 3 है XeF2, ये 3 है XeF4 और ये 3। वाह गजब। तो ये XeF2 XeF4 F6 है, ये सब का सब क्या है? अच्छा फ्लोरेटिंग एजेंट है। तो फ्लोराइड एक्सेप्टर हम लोग ग्रुप 15 के फ्लोराइड्स को बोलते हैं, जैसे कि PF5 है, ASF5 है, SBF5 है, मान लेते हैं, ठीक है ना।
तो इन सबों के साथ जैसे आप लोग ट्रीट करोगे PF5, SBF5 या ASF5, ये 3 बार इसलिए लिख रहे हैं ना कि याद भी होते चले जाए। PF5, SBF5 और या ये ASF5, ये है ना, इसके साथ जैसे ट्रीट करोगे तो जो ब्लू कलर में आप लोगों को नजर आ रहा है, अगर आप लोग का मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, मेरे ख्याल से सारा कलर्ड मोबाइल ही यूज करते होंगे, तो ब्लू कलर जहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है वो ब्लू कलर वाला फ्लोराइड एक्सेप्टर है। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर वाला है ये FLUORIDEACCEPTER है, और ये जो है ना जिनॉन का कंपाउंड, यहाँ पर फ्लोराइड डोनर, फ्लोराइड देने वाला है, तो इसीलिए हम लोग इन सबों को क्या नाम देते हैं, फ्लोरेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं। इसी वजह से इन सबों को हम लोग क्या नाम देते हैं, FLUORATINGAZENT। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये फ्लोरीन देगा, जिनॉन जो है फ्लोरीन देगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, HCF, है ना, फ्लोरीन दिया तो प्लस हो गया, और ये फ्लोरीन लिया तो क्या बन जाएगा, P, ये बन जाएगा PF6 माइनस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये HCF प्लस होगा और ये फ्लोरीन ले लेगा तो ASF6 माइनस, ये जो है HCF प्लस होगा और यहाँ क्या होगा, SBF6 माइनस। देख रहे हो कौन सा कैटायन होगा कौन सा एनायन होगा, शायद समझ में भी आ रहा होगा। ये पहला वाला HCF4 जो है ये HCF4 है, सब जगह है ना HCF4, तो ये F माइनस देगा तो क्या बन जाएगा, बचेगा देखो HCF3 प्लस, है ना, HCF3 प्लस, HCF3 प्लस, और ये F माइनस दूसरे को दे देगा नेक्स्ट वाले को, क्योंकि वो फ्लोराइड एक्सेप्टर है, तो क्या बन जाएगा PF6 माइनस SBF6 माइनस। है बड़ा आसान सा रिएक्शन, होता क्या है ना, अचानक से एग्जाम में आ जाएगा तो कौन किससे फ्लोरीन किसमें दोगे ये सोचना पड़ता है। जिनॉन का कंपाउंड हमेशा फ्लोरीन देने का काम करता है। ठीक है, तो HCF6 से F माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देख के बताओ, इससे निकलेगा तो F5 प्लस हो जाएगा और यहाँ PF6 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा HCF5 प्लस और SBF6 पर माइनस, यहाँ पर है HCF5 प्लस और यहाँ ASF6 माइनस। ठीक है ना, और ये जितना भी कंपाउंड यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये सब का सब आयनिक सॉलिड है। बताओ तो क्यों आयनिक सॉलिड, क्योंकि इसमें एक हिस्सा जो है वो कैटायन है, ये क्या है कैटायन, और ये दूसरा हिस्सा क्या है एनायन, कैटायन एनायन कैटायन एनायन। जैसे कि वहां पर भी हम लोगों ने देखा था ना कि भूल गए होंगे, सबसे शुरुआत हम लोग यही से ना किए थे, Xe को PTF6 के साथ ट्रीट करे थे तो क्या बन जाता, जिनॉन से इलेक्ट्रॉन निकला था और Xe प्लस हो गया था और PTF6 माइनस हो गया था, तो ये भी आयनिक सॉलिड था, तो वहां पर बोलने भूल गए थे। तो Xe प्लस PTF6 माइनस जो है ये आयनिक सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है रेड कलर का, रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखना ये जो जिनॉन का कंपाउंड है ये लाल कलर का होता है, याद रहेगा ना, Xe प्लस PTF6 माइनस, ये रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब नेक्स्ट पर जाते हैं, और नेक्स्ट कुछ नहीं है, यानी कि ये जितना रिएक्शन था ना जिनॉन का, यहाँ पर आप लोग को इस तरह का रिएक्शन देखकर दिमाग में बैठ जाएगा कि जिनॉन का जो कंपाउंड होता है वो हमेशा फ्लोरीन लूज करता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। यहाँ पर इन तीनों रिएक्शंस को देखकर, ये नीचे वाला HCF6 का रिएक्शन है, तो यहाँ पर HCF6 F माइनस छोड़ा और F माइनस छोड़ने की वजह से HCF5 प्लस हो गया। लेकिन कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, जैसे कि यहाँ देखो HCF6 है ना, इसको RBF के साथ, मतलब रुबिडियम फ्लोराइड के साथ अगर आप लोग ट्रीट करोगे तो RB प्लस, अल्कली मेटल है तो कभी एनायन हो नहीं सकता है, तो अल्कली मेटल है तो RB प्लस रहेगा यहाँ, और F माइनस जिनॉन को दे देगा तो यहाँ HCF7 माइनस बनेगा। तो इसी को दिखाने के लिए कि यहाँ पर जिनॉन जो है फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है, कभी कभी मतलब रेयर केस ऐसा होता है, तो उस रेयर केस को भी याद रखना है आप लोग। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि जिनॉन जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड कैसे बनाता है, यानी कि ऑक्साइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स, FLUORIDES ऑफ किसका, जिनॉन। बोला ना सिर्फ जिनॉन के कंपाउंड के बारे में देखना है, तो ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ जिनॉन। तो याद रखो बच्चों कि ऑक्साइड तो जिनॉन एक ही बनाता है और वो कौन होता है, HCO3। याद है ना कि ऑक्साइड तो एक ही बनाता है, और वो ऑक्साइड कैसे बनता है जिनॉन का, तो जब हम लोग HCF6 को पानी में हाइड्रोलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, यहाँ लिखना जरूरी होता है
कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यानी कि पूरी तरह से गर्म करोगे और काफी देर तक रखोगे तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, XeO3 और +6HF। आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर तुम बैलेंस करने के लिए 3 रख दिए तो कुछ है नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी और भी तरह का हाइड्रोलाइसिस लिखेंगे तो उन चीजों को विजुलाइज करने के लिए ये ध्यान रखना होगा। ये जिनॉन यहाँ पर क्या है, +6 है, ठीक है। यहाँ भी जिनॉन +6 है, दिख रहा है ना, 6 फ्लोरीन 6 माइनस है, O2 माइनस होता है 3 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और क्या हुआ कि ये इसको तोड़ के अगर आप लोग देखो तो यहाँ Xe पर 6+, ऐसा होता नहीं है, ये आयनिक सॉलिड नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, +6F- है, समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये है 6H+ और 3 गो क्या चीज है, O पर 2-, ठीक है। तो आप लोग देखो ये 6 गो H+ और F-, ये दोनों भिड़ जाएगा और ये दोनों भिड़ के क्या बना लेगा बताओ, 6H+ बन जाएगा ना। और ये Xe6+ और 3 गो O2-, तो ये दोनों भिड़ कर क्या बना लेगा, XeO3। अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे हो तो इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ये वाला रिएक्शन जो है ये क्या रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप लोग जवाब दोगे नहीं सर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जिस भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रिएक्शन में दोनों हिस्सों में वही है। मतलब कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, नहीं, इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये था जिनॉन का XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। लेकिन लफड़ा यहाँ शुरू होता है, देखो ध्यान से, कि XeF6 है, इसको वाटर के साथ H2O के साथ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, PARTIALHYDROLYSIS, तो यहाँ पर बन जाता है, जानते हो क्या बच्चों, यहाँ बन जाता है XeOF +4HF, सॉरी +HF। इसको बैलेंस कर लो, आप लोग ध्यान से देखो, इसको बैलेंस करो। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा बच्चों क्या, 2, सही है। यहाँ 2 जिनॉन, तो यहाँ भी 2 जिनॉन, और ऑक्सीजन है अपने पास कितना, 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 नहीं होगा, यहाँ ये तो सिंपल है कि XeF6 है, उसको वाटर के साथ ट्रीट किए, तो यहाँ एक जिनॉन, यहाँ एक ऑक्सीजन, फ्लोरीन यहाँ 6 था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब यहाँ पर भी आप लोग गौर से देखो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जिनॉन का यहाँ +6 है, यहाँ भी +6 है, ऑक्सीजन का यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, फ्लोरीन का यहाँ -1 है, यहाँ भी -1, और हाइड्रोजन का +1 है, फ्लोरीन का -1 है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस ही नहीं हुआ है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ से होगा। इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कैसे कैसे हुआ है यहाँ पर। तो ध्यान से देखना तुम लोग कि ये XeF6 है ना, तो इसमें जिनॉन पर 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन में 2 फ्लोरीन हटा देते हैं, तो 2 फ्लोरीन हटा देंगे तो बचेगा क्या है, XeF4, और 2 फ्लोरीन हटाए तो यहाँ पर 2+ बच जाएगा, और यहाँ पर 2 गो F- रहा, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है क्या, 2 गो H+ है और O2- है। ध्यान से देखना, ये 2 गो H+, 2 गो F- के साथ चला गया और बन गया क्या, ट्वाइस ऑफ HF, और ये 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करके ये एक ऑक्सीजन हम लोग वहां पर डाल दिए। तो यहाँ पर आप लोग गौर करोगे, बाद में स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे, तो जिनॉन का जो 6 वैलेंसी था 6 फ्लोरीन का, तो 6 वैलेंसी में 1 2 3 और 4 फ्लोरीन अपनी ही जगह पर रहा, और ये 2 फ्लोरीन हटा के यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे, तो इसका वैल्यू भी वही हो जाएगा, यानी कि कोई वैलेंसी में भी कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन इस तरह से इसलिए समझा रहे हैं ना कि जो ये कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को याद हम लोग कैसे कैसे रखते हैं, और इस तरह से अगर सोच के याद रखोगे तो अभी जो मैं कंफ्यूज हुआ था ना, किस चीज में कंफ्यूजन था मुझे, कि ये बैलेंसिंग में जो छोटा सा बात को गड़बड़ कर दिए, तो वो इसी वजह से होता है, ठीक है। एक और रिएक्शन हम लोग लिखते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का, कि XeF6 को अगर पार्शियली हाइड्रोलाइज करोगे H2O के साथ, यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, PARTIALHYDROLYSIS, तो ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ XeO2F2 प्लस क्या बन जाएगा, 4HF। यहाँ देखो, इस वाले को बैलेंस करने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हम सोच लिए यहाँ पर क्या, कि जिनॉन तो +6 में है, यहाँ -1 है, यहाँ पर +1 है, -2 है, जिनॉन यहाँ भी +6 -2 -1 +1 -1। तो ध्यान से देखोगे तो XeF6 है ना, ठीक से देखना, XeF6 है तो जिनॉन है 1 2 3 4 5 6, और 6 फ्लोरीन है अपने पास, ठीक है ना।
तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन दिख रहा होगा। और ये यहाँ से अपने को XeO2F2 बनाना है। XeO2F2 मतलब F2 रहे, मतलब 2 फ्लोरीन रहे, लेकिन बाकी 4 फ्लोरीन को हटाना है। तो 2 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से, तो 2 फ्लोरीन हम लोग छोड़ दिए जिनॉन पर, और बाकी जो ये 2 फ्लोरीन हटाए हैं वो किसके बजाय, वाटर के बजाय, वाटर में क्या रहता है, 2 गो H प्लस और 1 O2 माइनस। तो 2 फ्लोरीन 2 F माइनस 2 H प्लस के साथ चला जाएगा, यहाँ ट्वाइस ऑफ HF बन जाएगा, और इसके जगह 2 फ्लोरीन के जगह 1 ऑक्सीजन हम लोग यहाँ चिपका देंगे। फिर उसी तरह दूसरा फ्लोरीन को 2 H प्लस और 1 O2 माइनस के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, तो गौर से देखो कि ये 2 HF फिर निकल जाएगा, और ये O2 माइनस जो है यहाँ जिनॉन के रिमेनिंग 2 वैलेंसीज के जगह जुड़ जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाता है बच्चों, XeO2F2। तो ये 3 तरह का प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज के लिए, तो जिनॉन का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। तो उचित रहेगा कि आप लोग फटाफट याद कर लो, पहले मिटा लेते हैं इन चीजों को। तो वो 3 तरह का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट में जो सबसे मेन है वो ये वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन को याद रखना कि अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी कि 6 फ्लोरीन को आप लोग हटाते हो तो 3 ऑक्सीजन लगेगा, 2 फ्लोरीन को हटा के 1 ऑक्सीजन लगाओ तो ऐसा बन जाएगा, और 4 फ्लोरीन को हटा के ऑक्सीजन लगाओगे तो ऐसा, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और ये वाला जो है ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा, है ना बच्चों। लेकिन XeF4 और XeF2 का हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन कुछ खतरनाक होता है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां डिस्प्रोपोर्शनेशन जैसा बात हो जाता है। तो ये तीनों रिएक्शन अलग लिख लेना अपने कॉपी में। और अब जो हम लोग XeF4 वाला रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो XeF4 को जब आप लोग पानी में हाइड्रोलाइज करोगे H2O के साथ, तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा, तो वही बात कि 2 फ्लोरीन को हटाकर 1 ऑक्सीजन लगाते हैं, तो 2 फ्लोरीन को हटाकर 1 ऑक्सीजन लगाओगे तो XeOF2 बन जाएगा। तो XeOF2 कैसे बनता है वो हम लोगों ने सीख लिया, और ट्वाइस ऑफ HF निकल जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और याद रखना ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये वाला रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने लिखा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग गौर से देखो, हर एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर जितना था उतना ही है, तो ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। लेकिन XeF4 पानी के साथ अलग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस जो होता है उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन भी दे सकता है। देखो कैसे, वो क्या होता है, यहाँ पर Xe भी बनता है, प्लस XeO3 भी बनता है, प्लस HF तो बनता ही है, और प्लस बच्चों O2 भी बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, सबसे पहले बैलेंस कर लो। इस तरह के रिएक्शन का बैलेंसिंग जो है बच्चों, वो रिडॉक्स रिएक्शन मेथड से ही हम लोग करते हैं, लेकिन चूंकि मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इधर 6 दूनी 12 हम याद कर लेते हैं और इसी से बनाते हैं। यहाँ पर 4 रहता है, यहाँ 2 होता है, हाइड्रोजन है कितना 6, 12 दूनी 24, तो यहाँ 24 होगा, ऑक्सीजन है कितना 12, तो यहाँ पर 12 में 3 दूनी 6 है ही, तो यहाँ पर 3O2। तो इस तरह से बैलेंस कर लिए। तो खैर बैलेंसिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसको देखो, ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, तो यहाँ जिनॉन +4 में है, यहाँ जिनॉन 0 है, यहाँ जिनॉन +6 में है, ठीक है। और तो यहाँ से गौर करोगे तो जिनॉन जो है 0 हुआ +4 से, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। और उसी जिनॉन को 0 से +4 से +6 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो बताओ तो ये रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना बच्चों। ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। किसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सेम ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये वाले रिएक्शन को आप लोग ध्यान से रखना कि ये XeF4 दो तरह से हाइड्रोलाइज होता है। एक तो XeF4 नॉर्मली विदाउट रिडॉक्स रिएक्शन के हाइड्रोलाइज होगा तो XeOF2 बनाएगा, और XeF4 डिस्प्रोपोर्शनेट होता है पानी में, तो वो जिनॉन और XeO3 का मिक्सचर बनाएगा। तो अब सवाल आता है कि सर कहां पर कौन सा रिएक्शन हम लोग इमेजिन करेंगे, तो याद रखना ये जनरल रिएक्शन है। मतलब XeF4 सामान्य तौर पर रूम टेम्परेचर पर अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, तो ये दिमाग में बिठाना। और ये वाला जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये असामान्य कंडीशन होता है, यानी कि गिवन कंडीशन रहता है, जो कि लगभग 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लगभग 10 से 12 बार प्रेशर पर ये वाला रिएक्शन होता है ऊपर वाला। तो सामान्य कंडीशन में डिस्प्रोपोर्शनेट ही होता है कौन, XeF4, ठीक है। अब XeF2 के रिएक्शन को अगर हम लोग याद करें कि XeF2 कैसे हाइड्रोलाइज होगा, तो XeF2 दरअसल डिस्प्रोपोर्शनेट ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सॉरी वो रिड्यूस हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वो क्या होता है, XeF2 से सीधे जिनॉन बन जाता है और HF + O2, ठीक है ना।
तो पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 4 और बाकी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, बैलेंस है। अब यहाँ पर मिट गया क्या, यहाँ 4 था सॉरी, और यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, यहाँ पर +2 से ये हो गया 0, तो +2 से 0 हो गया जिनॉन, तो इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। और ऑक्सीजन -2 से 0 हुआ है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो गया है बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ कि यानी कि जिनॉन फ्लोराइड जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों 2 मिनट लेंगे तुम लोगों का, और इन सारे रिएक्शन को एक बार याद करके रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, रिवाइज करके याद कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी याद करना, ये समय इसलिए ही ले रहे हैं कि सबसे पहले जिनॉन का फ्लोराइड हम लोग कैसे बनाते हैं। तो XeF2 Xe प्लस F2 Xe प्लस F2 याद होगा कंपोजिशन। तो यहाँ पर 2:1 था, यहाँ कितना था 1:5। मेरे साथ साथ तुम लोग भी याद करने की कोशिश करो, यहाँ क्या था, तो 1:20, ठीक है ना। हम भी मान लो भूल गए, हम भी भूल गए और इसको याद कर रहे हैं। कौन सा ट्यूब में पास करते थे, भूल गए होगे तुम लोग, तो निकेल ट्यूब में पास करते थे। इसको भी किस में पास करते थे, निकेल ट्यूब में। इसको भी हम लोग किस में पास करते थे बच्चों, निकेल ट्यूब में। प्रेशर कितना होता था, जल्दी से याद करो, कलर चेंज कर लेते हैं। ये है 1 बार, यहाँ पर कितना होता था 7 बार। 7 बार मतलब 7 टाइम नहीं होता, 7 बार प्रेशर है। और ये कितना 60 to 70 बार, मेरे ख्याल से याद हो रहा होगा। टेम्परेचर बच्चों जल्दी से बता दो, तो टेम्परेचर कलर चेंज कर लिए। तो टेम्परेचर पहले वाले में 673 केल्विन, फिर 2 बढ़ा दो तो 873 केल्विन, और 3 घटा दो कितना हो जाएगा 573 केल्विन। अब बाकी तो यहाँ पर क्या चीज है वो याद ही होगा, XeF2 XeF4 और XeF6, मेरे ख्याल से याद हो गया ये वाला रिएक्शन। अब फ्लोरेटिंग एजेंट वाला रिएक्शन याद कर लेते हैं, इधर ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो XeF2 था ये PF5 के साथ क्या रिएक्शन देगा, XeF4 जो है वो AsF5 के साथ क्या रिएक्शन देगा, XeF6 जो है वो SbF5 के साथ क्या रिएक्शन देगा। याद रखना कौन यहाँ लेविस एसिड की तरह काम करता है, कौन लेविस बेस की तरह काम करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो XeF2 F- देगा, तो बताओ तो यहाँ क्या बन जाएगा, XeF प्लस और PF 5 से 1 फ्लोरीन और ले लिया तो माइनस। यहाँ PF5 के बजाय AsF5 या SbF5 भी ले सकते थे, 3 रिएक्शन लिखने के बजाय यहाँ पर एक एक रिएक्शन ही हमने लिखा है। तो XeF4 से क्या बनेगा, तो XeF3 प्लस और सॉरी AsF6 माइनस, AsF6 माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एक F माइनस देगा तो XeF5 प्लस और साथ में SbF6 माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्लोरेटिंग एजेंट के तरह काम करता है और अलग अलग तरह का प्रोडक्ट देता है। लेकिन एक इन सारे जगह पर ये फ्लोरीन दिया तो F माइनस दिया, जो माइनस दिया ये लेविस बेस की तरह काम करेगा, और जो लिया वो लेविस एसिड की तरह। इस बात को भी याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये जो फ्लोराइड होता है वो फ्लोरीन लेने का भी काम करता है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि RbF के साथ अगर आप लोग ट्रीट कर लो XeF6 को तो क्या बन जाएगा, Rb प्लस और XeF7 माइनस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा पता नहीं चलेगा बचपन लोग। और ये जितना भी फ्लोराइड था वो तो याद है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता था, सबलाइम हो जाता था 298 केल्विन पर, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं हाइड्रोलाइसिस वाला रिएक्शन, जो कि सबसे जरूरी था। सबसे पहले उल्टा इस बार याद करने के लिए, XeF2 को पानी में हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, जिनॉन प्लस HF प्लस O2, याद हो गया। XeF2 से जिनॉन बन जाता है, एक वाला रिएक्शन याद हो गया। दूसरा XeF4 का 2 रिएक्शन था, तो XeF4 को पानी में अगर हाइड्रोलाइज करोगे बिना रिडॉक्स रिएक्शन के तो 2 फ्लोरीन को हटाओ, उसकी जगह 1 ऑक्सीजन जोड़ दो, तो XeF2 प्लस ट्वाइस ऑफ HF, ठीक है। और अगर डिस्प्रोपोर्शनेट कराते हो XeF4 को पानी में, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है, तो उसमें ये रिड्यूस होकर XeF4 जिनॉन बन जाता है और ऑक्सीडाइज होकर XeO3 और साथ में HF प्लस प्लस O2 था, तो उसको बैलेंस कर लेना। तो एक रिएक्शन हो गया, 2 रिएक्शन। और तीसरा रिएक्शन जो था वो किसके लिए था, XeF6 के लिए। तो एकदम आसान है, पूरा हाइड्रोलाइज कर दोगे तो XeO3 प्लस 6HF हो जाता था, मतलब 6 फ्लोरीन हटा दिए। XeF6 अगर 2 वाटर हटाओगे, मतलब यहाँ 3 था तो 2H2O, मतलब 4 फ्लोरीन हटा के 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, XeO2F2 हो जाएगा और यहाँ 4HF हो जाएगा। और अगर XeF6 को
एक वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो 2 फ्लोरीन हट जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा FeCO4 प्लस ट्वाइस ऑफ HF, ठीक है ना। तो ऐसा कई सारा रिएक्शन हो सकता है अलग अलग का। तो एक एक्स्ट्रा रिएक्शन यहाँ पर बता रहे हैं जो कि IIT 2016 का क्वेश्चन है एडवांस का, और वो है XeO3 का, जो कि हर जगह क्वेश्चन में आप लोगों को बुक में मिल जाता है क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है। तो याद रखना ये वाला रिएक्शन XeO3 याद रहेगा एकदम, अभी कभी याद करो। XeO3 को जैसे आप लोग बेसिक मीडियम में ट्रीट करोगे तो जानते हैं OH माइनस ये घटोच लेता है और बन जाता है HXeO4 माइनस, याद हुआ HXeO4 माइनस। और ये HXeO4 माइनस स्टेबल नहीं होता है क्योंकि बेसिक मीडियम में ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, ध्यान से याद रखना, यहाँ लिखते जा रहे हैं याद भी करते चले जाओ, XeO6 माइनस। और यहाँ इसका फिजिकल स्टेट भी याद करना क्योंकि यह जो था ना पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था और इसमें 3 क्वेश्चन था, और इस पर पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। और ये गैस वैस आया था कि फलाने को फलाने के साथ ट्रीट किए तो कौन कौन सा गैस निकलेगा, तो ये गैस वैस भी आप लोगों को याद करना है कि इस रिएक्शन के दौरान कौन कौन से गैस की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सब रूम टेम्परेचर का रिएक्शन है। तो वाटर लिक्विड रहेगा, XeO6 माइनस सॉलिड होगा। दरअसल यहाँ मान लो कोई बेस लिए NaOH, तो यहाँ क्या बन जाएगा NaXeO6 माइनस Na4XeO6 माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे जीनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये सब भी याद रखना, इसको और अच्छे से लिखते हैं यही वाला रिएक्शन। देखो इस तरह का क्वेश्चन जो आया था उसमें क्या था कि सबसे पहले XeF6 इसको अगर जल ही जीवन है यानी कि H2O के साथ ट्रीट करोगे, यहाँ पर 3H2O है तो यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बन जाएगा XeO3 और प्लस 6HF, ये तो आप लोग पहले से जानते हो। अब XeO3 को बेसिक मीडियम में ट्रीट करोगे तो HXeO4 माइनस बन जाएगा, ठीक है। और HXeO4 माइनस स्टेबल नहीं होता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रपोर्शनेट होकर ये खुद ब खुद क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है XeO6 माइनस, याद रखना रे बच्चा। और सबसे जरूरी इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड, और साथ में जीनॉन गैस प्रोड्यूस करता है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस करता है, और साथ में वाटर लिक्विड भी बनता है। तो यहाँ पर अगर OH माइनस की जगह हम लोग NaOH लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है Na4XeO6, और यदि यहाँ KOH लिख देते हैं, KOH रहता है ये कोई बेस की जगह, तो यहाँ क्या बन जाता है K4XeO6। तो जो भी बनता उसको आप लोगों को याद रखना पड़ता। एक दो लास्ट में एक दो बात बोल देते हैं, और वो बात आप लोगों को याद रखना है। पता नहीं वीडियो लंबा लंबा क्यों हो जा रहा है, इसलिए हो जा रहा है क्योंकि एक ही बात को 4 बार बोलते हैं जो कि यूट्यूब के नियम के खिलाफ है, चाहे इसके लिए हमको जेल भी जाना क्यों ना पड़े, लेकिन तुम लोगों के लिए हम ये सब काम करेंगे, समझ रहे हो ना। XeF4 जो होता है ना, ये पूछा जाएगा कि किस तरह का बिहेवियर शो करता है, तो याद रखना XeF4 सॉरी, या फिर कभी कभी पूछता है ना कैसे, मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या XeF4 को ग्लास में रख सकते हैं, तो आप लोग जवाब रखना नहीं, XeF4 को ग्लास में नहीं रख सकते हैं क्योंकि इट गिव रिएक्शन विथ ग्लास, मतलब ग्लास सरफेस के साथ XeF4 रिएक्ट कर जाता है। ये छोटा छोटा बात है, याद रखना। फिर आता है क्वेश्चन की XeF2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब लाफिंग गैस, जो लाफिंग गैस में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाता है Xe, इसको रिड्यूस कर देता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ बन जाता है NOF, सॉरी क्या लिख दे रहे हैं NOF, ठीक है ना। तो कैसे होता है यहाँ पर देख लो, इसको बैलेंस करोगे तो और क्लियर दिखेगा कि जैसे ये है XeF2 प्लस ट्वाइस ऑफ NO, दरअसल जिनॉन अपना दोनों फ्लोरीन छोड़ देता है तो खुद जिनॉन ही रह जाता है, दोनों फ्लोरीन इसको दे देगा तो ट्वाइस ऑफ NOF, क्योंकि नाइट्रोजन जो रहता था ना इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन आ जाता है। NOF का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, एक फ्लोरीन और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन होता ही था ना, 1 2 3 4 5, केमिकल बॉन्डिंग हर जगह काम होता है, ठीक है ना। खैर जो भी चीज है इसको याद रखो। अब बाकी ये वाला रिएक्शन आया था एक बार कि ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, जो कि अभी हम बोले थे ना XeF4 सामान्य तौर पर पानी में 2 तरह का रिएक्शन लिखे थे पानी में, लेकिन एक जगह लिखे थे डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है Xe प्लस XeO3 प्लस O2 प्लस H2O। तो पूछता है कि ये वाला रिएक्शन कैसा रिएक्शन, H2O नहीं HF, तो ये रिएक्शन पूछता है कैसा रिएक्शन होता है, तो जवाब देना कि ये वाला रिएक्शन जो होता है बहुत ही भिगरस रिएक्शन होता है, ठीक है ना, यानी कि विस्फोट के साथ ये वाला रिएक्शन होता है।
ऐसा बहुत सारा बात होता है जीनोन विनोन के साथ साथ, तो थोड़ा थोड़ा ये सब याद रखना पड़ता है। अब थोड़ा सा जिंदगी से संबंधित बात कि बच्चा लोग शहर में देख ही रहे हो कि किस तरह से कोरोना का विस्फोट हो रहा है। और मान के चलो एक किराना दुकान है, एक सब्जी वाला है, एक ये है, एक वो है, यहाँ पर कांटेक्ट फिर भी बचा जा सकता है, कंपैरेटिवली बचा जा सकता है। लेकिन जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर कांटेक्ट नहीं करेंगे। जैसे गए कि डॉक्टर साहब मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मेरा कपाड़ दुख रहा है, मेरा देखिए ना यहाँ पर फोड़ा हो गया या कुछ हो गया, तो वहां पर डॉक्टर साहब पेट छू छा के देखेंगे ना भाई, करीब तो आना ही है। फिर डॉक्टर नहीं छुएंगे तो कंपाउंडर छुएंगे, कंपाउंडर नहीं छुएंगे तो वहां इतने सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गैदरिंग होना ही है, कैसे नहीं गैदरिंग होगा। तो इस परिस्थिति में डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग का सिस्टम क्या होता है, मान लो कोई डॉक्टर को कंफ्यूजन हुआ कि भाई हमको हो सकता है कोरोना, तो 22 जून को, 2 जून को वो अपना सैंपल देते हैं, लेकिन कोई सिम्टम विम्टम तो है नहीं उनको, तो वो काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और 3 जून या 2 जून को रिपोर्ट आता है, तो रिपोर्ट आया तो वो ऑलरेडी 10-12 दिन काम कर लिए, तो 10-12 दिन में कितने लोगों से इंटरेक्ट हो जाएंगे, तो इतने लोगों से इंटरेक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना फैमिली प्रॉब्लम में फंस जाएगा, कितना लोग प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और पहले ही बताया था ना कि हर एक पेरेंट का जो एसेट होता है, संपत्ति होता है, उसका बच्चा ही होता है। ये पेरेंट है तो उसका जो आप लोग छोटे छोटे बच्चा सब हो ना, वो ये आप लोग उन लोग के एसेट हो। तो जिस तरह से डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है ना, तो कुछ उसी तरह के से टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है। टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है ना कि वो गैदरिंग ना करें। और सरकार तो अपना एक नियम लगा दिया है कि भाई डॉक्टर को तो खैर छूट भी है, टीचर का तो नियम का कानूनी तौर पर भी गैदरिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता। और होता क्या है ना कि जिन किसी को भी कोरोना होता है, उस कोरोना का मेन वजह ये नहीं होता है कि उन लोगों ने कोई असावधानी बरती हो, तो कोरोना होने का मेन वजह ये होता है ना कि उन लोग अपने दिमाग में इस बात को डाल लेते हैं मुझे तो कोरोना नहीं हो सकता, यानी और जाना है यही मेन वजह होता है कोरोना का। और जब हो जाता है ना तो तुम सोच नहीं सकते कि उस फैमिली पर क्या बीतता होगा। हम कई तरह के वीडियोस देखे हैं कि रो देता है, क्योंकि हर एक फैमिली में हर किसी का इम्यूनिटी मजबूत नहीं होता है, क्योंकि कोरोना एक व्यक्ति को तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है उस फैमिली को होगा वो कोरोना। और हर फैमिली में कोई बूढ़ी दादी है या भगवान ना करे कुछ हो ऐसा, ना हम बोलना चाहते हैं। तो जब इतना दिन तुम लोग बर्दाश्त कर लिए हो, तो खुद भी और दूसरों को भी जागरूक करने की कोशिश करो बच्चों, कि इतना दिन बर्दाश्त कर लियो ना तो थोड़ा और तकलीफ भी। सरकार क्या करेगा जब तुम लोग ये बोले मास्क में 200 रुपया फाइन लग रहा है, अरे फाइन वाइन क्या होता है जब खुद ही नहीं समझ रहे। नहीं बोले कि कोरोना होने का मुख्य वजह ये नहीं होता है कि किसी के कांटेक्ट में आए या कुछ गलती हो गया, कुछ असावधानी। कोरोना का मुख्य वजह मेरे ख्याल से यही है कि ये सोच कि मुझे नहीं हो सकता। तुम बताओ कि इतने डॉक्टर्स जो आज पीड़ित हैं और अभी कितना अगले 15 दिन में रिपोर्ट आने वाला है, क्योंकि विस्फोट होने वाला है कोरोना का सार। तो क्या उन लोग मेरे और तुम्हारे से कम दिमाग वाले थे क्या? उन लोगों को नहीं पता था कि किस किस तरह से बचा जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है? उन लोगों की गलती सिर्फ इतनी रही होगी कि उन लोगों को लग गया होगा कि भाई हमको नहीं हो सकता है, बस इतना सा बात है। और ये जो छोटी सी सावधानी जो है, वो सावधानी जिसको बोल दो, इसके वजह से बहुत भयानक पाप हो गया। सिर्फ उनके साथ नहीं, तुम सोचो कि डॉक्टर के पास जितने पेशेंट जाते हैं वो तो ऑटोमेटिकली उनका इम्यून सिस्टम खराब है, तबीयत खराब है बच्चा तभी तो डॉक्टर के पास गए। और कितने लोगों से मिले होंगे, मान लो भगवान ना करे उनमें से 1% लोगों को भी इफेक्टिव हो गए या प्रभावित हुए, तो वो 1% भी बहुत होता है बच्चों, पूरा शहर जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम लोग अपने तरफ से क्या योगदान दे सकते हो? तो तुम लोग अपने तरफ से ये योगदान दे सकते हो कि तुम लोग गैदरिंग ना करो। होता है ना बहुत बच्चा लोग सर परेशान हो गया, अरे भैया परेशान क्या हो गया? उस परेशानी से बड़ी परेशानी होगी क्या कि कोई फैमिली में कुछ हो गया, सबको हो गया। और हो कैसा गया, जैसे आपके घर में कि या भगवान मतलब आपके घर नहीं, मतलब किसी घर में मान लो एक आदमी को पहले सांप काट लेता था ना, तो वो एकदम हालत खराब हो जाता, तुरंत डेडली कंडीशन में आया था। लेकिन उस आदमी को 4 आदमी अपने गाड़ी पर लाद के इधर उधर कहीं दिखाने ले जा सकता था। लेकिन कोरोना ऐसा खतरनाक और घटिया बीमारी है कि अगर किसी को हो जाए तो फैमिली मेंबर को भी अलाउड नहीं है कि वो उस पेशेंट को उठा के यहाँ से वहां ले जाए, क्योंकि उठा के यहाँ से वहां ले गया तो ऑटोमेटिक है वो उसमें संक्रमित होना ही है। तो एक अजीब सा चीज है, नहीं बोले। और ये समझ जानते हो कब आता है? जब तुम
किसी के फैमिली में जब ये चीज हो जाता है, बिना फैमिली में आए ना सोचते रहता है अरे उसको हुआ हमको कैसे होगा, हम तो बच जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे। तो कम से कम ना ये सब जो अभी बाहर निकल रहे हो, कोचिंग वोचिंग तो भूल ही जाओ, कोचिंग वोचिंग तो हम क्या सलाह दें, अपना अगर समझदारी हो तो क्या करेंगे पढ़ लिख के। मान लो 1 साल हम पीछे हो गए, दुनिया जो है 50 साल पीछे चले जाएगा। तुमको पता नहीं है कि अभी जो इस कोरोना काल के बाद, भगवान ना करे ज्यादा लंबा खींचे, जल्दी से खत्म हो जाए, तो रिसेशन जो आने वाला है, इस रिसेशन में पता नहीं कितना नौकरी छूटेगा, क्या होगा। ये डरा वरा नहीं रहे हैं। तुम एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हो, तुम अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए क्या कर सकते हो? सिर्फ एक ही काम कर सकते हो कि तुम अपने आप को बचा सकते हो, और तुम अपने आप को बचाओगे ना तो अपने परिवार को बचाओगे। तो अपने परिवार को बचाओगे तो सिर्फ पहले तो अपने परिवार को बचाओ, और जितने जानकार लोग हैं तुम्हारे जान पहचान में, होता है कभी कभी जानते हो हम क्या करते हैं, हम अपने मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा भी परेशान रहते हैं, जैसे कोई सब्जी आया, कोई ये आया, कुछ वो आया बिकने, तुरंत अरे चले गए चले गए चले गए। और हम जानते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे ये ठेला है, ठेला पर आम वाम आया तो चुनना चुनना चालू कर देंगे, चुनने लगे, अरे भाई सरफेस का कांटेक्ट नहीं लेना है, लेकिन चुनने लगे यहाँ वहां, तो ऑब्वियस सी बात है कांटेक्ट। हम क्या करते हैं, घर का मेन डोर पर ताला लगा कर रखते हैं, और ताला लगा के चाबी अपने पास रखते हैं कि इन लोग बार बार भागने लगते हैं, बच्चे की तरह काम करते हैं। तो प्रॉब्लम उनके साथ नहीं, हम खुद भी परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है लोग, दिन भर घर में बैठे 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 क्या करेगा। अरे 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना नहीं, पता ही नहीं है कितना दिन, तो पता ही नहीं है कितना दिन, तो बड़ा अजीब लगता है। तो लेकिन बोल रहे हैं ना कि ये परेशानी उस परेशानी के सामने कुछ भी नहीं है, अगर घर में भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाए। और जानते हो किसी मोहल्ले में देखते हैं ना कि इस मोहल्ले में इस घर में हो गया, तो लोग उस घर से ऐसा सामाजिक दूरी बनाते हैं, तुम ऐसे ही घुटन में मर जाओगे। घुटन क्या कि कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारे घर के तरफ से नहीं गुजरना चाहेगा, तो ऐसा खराब हालत हो जाता है। तो तुम अपने तरफ से क्या क्या कर सकते हो, बच्चा लोग लंबा क्या बोले, अपने तरफ से एक तो खुद को बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ, और अपने जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, इन सब को जितना हो सके, चाहे तुम्हारे बारे में बुरा बोल दे, अभी क्या हालत हो रहा है ना, किसी को समझाओ ना तुमको बुड़बके समझेगा, लेकिन उसको समझाना जरूरी है। क्योंकि जान रहे हो कल सुनते थे कि चाइना में था केस, आज से 4 महीना पहले, फिर सोचे इंडिया में केरला में एक केस आ गया, फिर पता चला मुंबई में आ गया, फिर दिल्ली में आया, फिर लगा पूरे इंडिया में थोड़ा थोड़ा आ रहा, फिर अरे बिहार में भी एक केस आ गया मुंगेर में, फिर धीरे धीरे मुंगेर से आ गया पटना में, पटना से आ गया यहाँ मुजफ्फरपुर में, तो आज तक नहीं है, मुजफ्फरपुर आ गया, अब शहर में नहीं है, शहर में नहीं, शहर में आ गया, अरे मोहल्ला में आ जाएगा अगले 1 महीना में, बगल वाले घर में आ जाएगा 1.5 महीने में। कैसे बचोगे? बचना कौन लाया कोरोना को यहाँ तक, चाइना से यहाँ तक, हम ही तुम लोग में से ना। बड़ा अजीब सा सीन लग रहा है यार। तो प्लीज इससे बचो, इसमें बहुत ज्यादा बलशाली फील नहीं करो। हो सकता है मेरे बात पर कईयों को हंसी आ रहा होगा, लेकिन तुम नहीं समझ सकते, तुम लोग बच्चे हो, जिस व्यक्ति पर घर की जिम्मेदारी होती है ना, उस पर अगर थोड़ा सा भी ऐसा ऐसा घटिया चीज आ जाए, ऐसे हर घर का हालत अभी बहुत अच्छा नहीं है, तो बड़ा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो तुम लोग प्लीज बाहर बाहर नहीं निकलो, कोचिंग वोचिंग तो भूल ही जाओ, और मेरे मेरे लिए चिंता नहीं करना, हम सर्विस देते रहेंगे। दरअसल क्या होता है ना, तो थोड़ा तबियत सर्दी वर्दी हो जाता है, गला टॉन्सिल वंसिल हो जाता है ना, इसलिए क्लास बार बार रुक जाता है बीच बीच में, ठीक है ना। तो सॉरी सॉरी, लंबा खींच दिए, बाय बाय, इसको तुम स्किप भी कर सकते हो। तो लेकिन लास्ट में बोले थे ना कि जो मेरा वीडियो छोड़ेगा उसका कुछ ना कुछ मिस होगा, तो एक दो इम्पोर्टेंट बात लास्ट में बोल देते हैं, क्योंकि जो जो लोग छोड़ा हो तो उसको कुछ मिस हो जाए। वो है 2019 का क्वेश्चन, ये है CLF4+, ये 2019 IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है ना। तो CLF4 है तो क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 और 7। और पहले ही मैंने बता रखा है आप लोगों को कि जब कभी भी चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज, तो उस प्लस चार्ज को सेंट्रल एटम पर ही मैनेज करने का कोशिश करो। तो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन हट गया, 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, बच्चों 6। अब 4 फ्लोरीन है तो 4 फ्लोरीन का शेयरिंग करो, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, ठीक है ना, ये 4 फ्लोरीन है। और बाकी आप बताओ कि यहाँ पर अब तुम लोगों को पता चल गया कितना बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर है। तो क्लियर दिख रहा है, बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों 4, और लोन पेयर कितना है 1। तो कुल मिलाकर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 5। तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार
कितना 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार क्या होता है, कैसा शेप होना चाहिए। तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार शेप जो है बच्चों वो होना चाहिए ये ऐसा। क्लोरीन जो है 1 2 3 जो है एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे, यही ना 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रखते थे। लेकिन एक्चुअली यहाँ ClF4 का स्ट्रक्चर SF4 की तरह होता है। अगर आप लोगों को SF4 का स्ट्रक्चर याद हो तो सिंपली SF4 टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है ClF4 का। और उसमें क्या होता है, ये क्लोरीन अपनी जगह पर है, ध्यान से देखना। और इस टोटल इस पर प्लस था, भूल गए लिखने। तो ये ClF4 है। तो कैसे, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, ठीक है, और 2 फ्लोरीन को यहाँ और यहाँ, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। चूंकि ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इधर इधर से रिपेल करेगा, इसलिए ये दोनों फ्लोरीन इस तरफ झुका हुआ है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिख भी रहा होगा। और इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, सीसॉ। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, सीसॉ स्ट्रक्चर। SF4 का भी सीसॉ स्ट्रक्चर ही होता था। SF4 का भी स्ट्रक्चर कैसा होता था बच्चों, सीसॉ। और हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन के अनुसार हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका सेंट्रल एटम का क्या हो जाएगा, sp3d। तो तीनों चीज पता चल गया। इस क्वेश्चन में था ClF4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3d। उसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, और शेप जो है वो कैसा होगा, सीसॉ। तो रहने दो बच्चों, अगले दिन हम लोग देखते हैं। अगले दिन क्या चीज देखेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। और ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है ग्रुप 18 में क्या चीज आता है, स्ट्रक्चर से ही आता है, ठीक है ना।